हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 18 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को आपको 8 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से 17 पार्ट बनाए हैं, आप लोग जरूर देखिए। डेफिनेटली ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और आज के वीडियो का टारगेट है 4K। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। तो देखिए, पक्षियों और जो कीटों के पंख है वो समृद्धि होते हैं। ठीक है, इनकी जो अंग है, जो पक्षियों के जो पंख है वो एक तरह से समृद्धि अंग कहलाते हैं। और देखिए, समृद्धि अंग होते क्या हैं, जो मूल रूप से देखते रहते हैं कि रचना और उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके कार्य एक जैसे होते हैं। इसको हम समृद्धि अंग कहते हैं। जैसे तितली और चमगादड़ के पंख तो देखते हैं कि एक जैसा कार्य करते हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति ये अलग अलग तरह के हुई है। ठीक है, इसी के अपोजिट समृद्धि अंग के जो अपोजिट होता है वो समजात अंग होता है। जैसे इनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, यहाँ पे भिन्न भिन्न थी। ठीक है, और लेकिन इनके कार्य जो है भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे उत्पत्ति संरचना समान है और लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न है। ठीक है, देखिए इसका सही एग्जाम्पल है छिपकली के पंजे। ठीक है दोस्तों, कल के वीडियो में कुछ जो है स्पष्टीकरण मैं देना चाहूँगा। किसी ने कमेंट में ये बोला है कि देखिए कि जो श्रव्य तरंगे जिसको हम आसानी से सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकते हैं, लेकिन अपश्रव्य तरंगे इसको जो है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कुत्ते और बिल्ली, ये चमगादड़ ये सुन सकते हैं केवल। किंतु देखिए कि ये जो श्रव्य तरंगे इनको भी ये कुत्ते बिल्ली ये सारी चीज़ सुन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है तो ये केवल कुत्ते और बिल्ली और चमगादड़ ही सुन सकते हैं। और एक क्वेश्चन में देखिए कि इसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शन में जरूर मैंने इसमें टिक कराया था कि ये वाला ऑप्शन, लेकिन एक्चुअली ये मेरी फॉल्ट है कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो सही है एग्जैक्टली कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब घटता है, लेकिन बाय मिस्टेक, इट वाज माय फॉल्ट, इट वाज नॉट इंटेंशनली जो है मैंने ये पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दाब घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो देखिए सभी लोग को पता होगा कि आलू का जो भाग होता है उसको हम खाते हैं, उसको तना कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तना नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है, तो इसको है कंद। कंद को एक तरह से हम कहते हैं तना या स्टेम कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बात है ये कि जैसे जड़ हो गया प्रकंद, तो मैंने कल भी बताया था कि जो जड़ होती है जैसे गाजर, मूली और शकरकंद, ये सारी चीज़ जड़ के अंदर आते हैं और जिसको हम खाते हैं। और प्रकंद जिसको हम कहते हैं राइजोम भी कहते हैं, और ये अदरक का होता है, जैसे अदरक हो गया, हल्दी, ये सारे जो है इनके जो तने होते हैं, जो एक तरह से जो है काइंड ऑफ तने हैं। ठीक है, इसको प्रकंद कहते हैं। और देखिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आपके लिए समर्पित है, आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हर कोर्सेज को, हर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, और ये शेड्यूल है, आप लोग उसको जरूर देखिए। डेफिनेटली ये जो है शेड्यूल आपको हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है। तो देखिए यकृत द्वारा हम देखते हैं से यूरिया की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और देखिए यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, CH4N2O है, और जो है कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसको कार्बामाइड भी कहा जाता है। और देखिए यूरिया एक तरह से हम देखते हैं कि जो है एक उर्वरक के रूप में भी फसलों में यूज़ किया जाता है, यानी कि कृषि में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो देखिए किसके द्वारा पृथ्वी की आकलन किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। आपको पता होगा वार्षिक वलय एक तरह से हम देखते हैं कि जो वृक्ष हैं इनकी उसकी आयु की गणना की जाती है एनुअल रिंग, इनकी वार्षिक वलय की काउंट करके। ठीक है, और इसकी स्टडी जी किया जाता है, और ये चीज़ मैंने बताया है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि जो वार्षिक वलय इनकी जो इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए यूरेनियम का जो रासायनिक सिंबल है वो U है, और इसका एटॉमिक नंबर है 92। और जो यूरेनियम डेटिंग क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है जो हम कहते हैं यूरेनियम, और इसका उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों की आयु की जो है गणना की जाती है। ठीक है, देखिए इसके अपोजिट में हम देखते हैं कि जो कार्बनिक डेटिंग होता है, जो कार्बन डेटिंग होता है, उसमें क्या होता है कि जो रेडियोधर्मी के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा यूरेनियम का यूज़ किया गया, यहाँ पे इसके आइसोटोप का कार्बन के, और इसकी जो है यूज़ करके कार्बनिक सामग्री की जो है आयु की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊनी कपड़े सूती कपड़े के अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका सही रीज़न है
जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यानी कि ताप को अच्छी तरह से रोकता है। जैसे ठंडियों में हम इसलिए पहनते हैं गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, ताकि वो बाहर की ठंडा को, इनकी बाहर की जो टेम्परेचर को अंदर आने ना दे। ऐसा नहीं है कि वो हमें गर्म करते हैं, इसका यही रीज़न है कि वो ताप के अच्छे रोधक है, यानी कि उसको रोक सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा किया जाता है। जैसे समुद्र में, बहुत बड़े बड़े समुद्र में जो है कोई नीचे चीज़ है तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, तो इस उपकरण का नाम है सोनार, जिसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेंजिंग है। और देखिए इसका आविष्कार किया था पॉल लैंगविन ने, इसका आविष्कार किया था। और इसमें जो सोनार में परासर्प तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आप इस फिगर में दिया गया, इस यहाँ से जो है ये तरंग छोड़ी जाती है और वहाँ से टकरा कर वो तरंग वापस आती है, तो इससे पता लगता है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्गी काय, गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए गोल्गी काय जो है, गोल्गी काय बॉडी बोलते हैं, इसका मेन काम होता है श्रवी करना, इनके स्रव करना। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को जो है ये स्रवित करती है। और देखिए इसका मेन काम क्या है, हमने बोला कि स्रव करता है। ठीक है, और ये गोल्गी काय बॉडी क्या होता है कि ये कोशिका द्रव के केंद्रक के समीप जो है एक थैली आकार के जो है ये कोशिकांग पाए जाते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इस तरह का आकार का होता है। और इसकी ये खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी या गोल्गी काय बॉडी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है जीवाणु में, यानी कि बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। और देखिए बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है वो वैक्ट्रोलॉजी में होता है। और देखिए शैवाल और कवक की स्टडी किस में होती है, शैवाल की स्टडी की जाता है फाइकोलॉजी में, और कवक की स्टडी की जाता है माइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दियासलाई की नोक में क्या रहता है। तो देखिए दियासलाई जो माचिस होती है उसमें हम देखते हैं एक तरह के लाल फास्फोरस होता है दियासलाई की नोक में, जो एक तरह से बर्न होती है। ठीक है, और देखिए फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक तत्व है जिसका संकेत जो है, जिसको हम सिंबल P से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु संख्या है 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। तो देखिए कल भी मैंने बताया था, जो हंसाने वाली जो गैस होती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो देखिए हीलियम जो है इसका जो ऐसा गैस है जिसका प्रयोग वायुयान के टायर में किया जाता है, और ये हल्की होने के कारण ये वायुयान को ऊपर उठाता है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो देखिए कि नाइट्रोजन हमारी प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और ये लगभग 78.8% होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की ये सबसे हल्की गैस है, और ये आवर्त सारणी में इसको जो है पहले स्थान पर रखा गया है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजोला क्या है। तो देखिए एजोला क्या है, एक तरह का एक जलीय फर्न है। ठीक है, और देखिए ये एक शैवाल जैसा होता है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, और ये एक तरह से जो है पानी पे तैरती हुई फर्न है, और ये शैवाल से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, और ये धान की खेत या जैसे जो पानी भरे हुए जगह में ये उगती है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, और ये फसलों के लिए बहुत ही एक जो है लाभदायक चीज़ है, जलीय फर्न एजोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदरक क्या है। तो देखिए अदरक यहाँ पे बताया गया कि ये जड़ है कि तना है, पुष्प है और राइजोम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी राइजोम है, ये पुष्प नहीं है, जड़ नहीं है। ठीक है, तो राइजोम, देखिए राइजोम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइजोम, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रकंद। देखिए ये एक तने का प्रकार है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसके तने के अलग अलग प्रकार, जैसे आलू का जो तना है उसको हम क्या कहते हैं, कंद या ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, जो अरबी या बांडा जिसके, वो भी एक प्रकार का तना है जिसको हम कहते हैं कॉर्म या घन कंद बोलते हैं। जैसे प्याज है, ये भी एक जो है शल्क कंद बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का तना है। और हल्दी और अदरक जिसको हम कहते हैं राइजोम या प्रकंद। तो ये अलग अलग तरह के जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अलग अलग प्रकार के तने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई ध्वनि हवा से पानी तक जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कौन सी चीज़ जो है नहीं बदलती है। अगर ध्वनि हवा से पानी में जाती है तो देखिए उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी चीज़ें बदल सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनकी आवृत्ति किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होती है उसको, उन कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए इसकी जो मात्रक है उसको आवृत्ति प्रति सेकंड या हम कह सकते हैं हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड कौन से है, तो एल्डिहाइड है ये जो है प्रोपेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनॉल इसका राइट आंसर है। ठीक है, और देखिए इसका जो है एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको एल्कानल भी कहा जाता है, और ये जो है एक तरह से एल्डिहाइड समूह का नाम है।
और आमतौर पर इसमें जो है अल से समाप्त होती है, जैसे नल हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख होंगे तो ये अल से समाप्त होती है। और एल्डिहाइड कम से कम जो है इसमें CH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक है। देखिए खरपतवार नाशक यानी कि जिसको हम कहते हैं हर्बिसाइड कहते हैं, यानी कि जो है घास पर जो होते हैं उनको, जो घास वगैरह होती है खेतों में, उसको जो है नष्ट करने के लिए हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये तो देखिए ऐसे दे रखा है DTP और ATP की अगर हम बात करें, और 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है, देखिए डाइक्लोरो फेनॉक्साइसेटिक एसिड है, ठीक है। और DTP देखिए DTP जो है एक तरह से जो 3 वैक्सीन का जो है समूह को हम डायरेक्टली DTP बोल देते हैं, जैसे डायरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया और टिटनेस, इन तीनों को अगर बोल दिया तो एक तरह का इसका इंजेक्शन भी लगता है DPT, ठीक है। और देखिए ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो देखिए कि सोडियम धातु को एक तरह से हम देखिए कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम पेरोक्साइड बना लेते हैं और ये जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना जाता है। तो इसकी जो सेफ्टी के लिए एक तरह से हम उसको कैरोसिन में डुबो के रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करें और ये एक तरह से नष्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो एक तरह से सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। देखिए सूखे लेटेक्स क्या होते हैं, जैसे आप फिगर में देख होंगे, इसको इस तरह से काट दिया था और इसमें एक तरह से रस निकलता है वाइट कलर का, ठीक है, दूधिया परत होती है और ये एक तरह से इसको कहते हैं लेटेक्स, ठीक है, और इससे ही अफीम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु इनकी स्पर्म किस में मिलता है। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो शुक्राणु होता है ये अनावृत्ति बीजी पौधों में मिलते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं कि जो है जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और देखिए इसके बारे में मैंने कई बार बताया कि अनावृत्ति बीजी या जिम्नोस्पर्म ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो उसके बीज फूलों में और ये फलों में जो है एक तरह से वो बंद होने के बजाय वो टहनियों में नग्न अवस्था में यानी कि खुली अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, इसको हम अनावृत्ति बीजी कहते हैं या जिम्नोस्पर्म। इसी के अपोजिट में क्या होता है, एंजियोस्पर्म या आवृत्ति बीजी, जिसमें हम देखते हैं जो बीज होते हैं फलों के अंदर बंद रहते हैं और इनमें जो है खुली अवस्था में जो है टहनियों पे ये लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप यानी कि प्लांट कौन सा है। तो देखिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला ये है जल हायासिंथ। ये देखिए कई बार आपने देखा होगा जो है बहुत जहाँ जल भरी होती है, इस तरह के फिगर में देखे होंगे, इस तरह की जो ये पौधे होते हैं और ये सबसे तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता इनकी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनों में, इनकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये पाई जाती है। देखिए एक तरह से ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन जो कि बायोडाइवर्सिटी एक तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर ट्रॉपिक्स जो हमारे इक्वेटर है उसके आसपास की जो है उस जगह पे इस तरह की जो है वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर के जो तेल हो ये किसके स्रोत हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ है एक तरह से हम देखते हैं ये विटामिन डी की जो मुख्य स्रोत है। इसके अलावा विटामिन डी सूरज की किरणों से भी प्राप्त होते हैं। देखिए विटामिन ए, बी और सी की अगर हम बात करें तो देखिए विटामिन ए ताज़े फल, दूध, मांस, अंडा इन सारी चीज़ों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और विटामिन सी, देखिए विटामिन यहाँ पे ये बी होना चाहिए, ठीक है, ये मटर, दाल, जिगर और जो है वनस्पति साग, मेवा, खमीर, मक्खन, इन सारी चीज़ में विटामिन बी पाए जाते हैं। विटामिन सी देखिए जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे हो गए खट्टे फल होंगे, उन सारी चीज़ में विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कई बार स्रोत पूछे जाते हैं इनसे। देखिए कोई भी, मैंने कल भी बताया था, विटामिन से जुड़े हुए सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, किस में पाया जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय यानी कि हार्ट निम्नलिखित में से किससे बना होता है, ठीक है। देखिए किससे बनता है यानी कि किससे बना है, तो देखिए इसका राइट आंसर है कार्डियक मसल यानी कि हृदय की मांसपेशियों की। देखिए कार्डियो यानी कि हृदय से रिलेटेड होता है। देखिए इसकी जो स्टडी होती है हृदय की, इसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो इसकी जो ग्राफ होती है, एक्टिविटी होती है, अगर इसका इलेक्ट्रिक ग्राफ देखेंगे तो इसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो विशेषज्ञ होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और देखिए अगर हम बात करें इसमें, देखिए कि जो हृदय की मांसपेशी होती है एक तरह से देखते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ऊतक होते हैं और ये केवल हृदय में ही पाया जाता है। और आपको पता होगा कि मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 75 बार धड़कता है और हृदय का वेट लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी सब्जियां में विटामिन ए और सी की प्रचुरता होती है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो गए, दोनों चीज़ें पाई जाती है। विटामिन ए और सी कौन सी चीज़ में पाई जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टमाटर में ए और सी दोनों चीज़ पाई जाती है। ठीक है, और देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और ये अभी मैंने बताया कि चुकंदर, गाजर, पनीर, इन सारी चीज़ में पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो कि मसूड़ों की जो एक तरह से बीमारी है, और ये जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नारंगी हो गया, नींबू, संतरा, इन सारी चीज़ में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राकृतिक रबर में उच्च लोच यानी कि इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए प्रत्यास्थता होनी चाहिए। लोच जो इलास्टिसिटी होता है ये इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है इलास्टोमेर। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। और देखिए प्रत्यास्थता होता क्या है, तो देखिए कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अगर उस पर कोई बल लगाते हैं, बाहर से कोई बल लगाते हैं, तो वो अपने परिवर्तन का विरोध करती है, और उस बल को अगर हम हटा लेते हैं तो अपनी पूर्वी अवस्था में आ जाती है। जैसे आपने कोई जो है रबड़ को पकड़ के खींच दिया और वापस बल को छोड़ने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैविक अशुद्धियों को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जैविक अशुद्धियाँ जो होती है उसको हम कहते हैं विसंक्रमण या स्टरलाइजेशन, और मेनली आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ किया जाता है। और देखिए कि स्टरलाइजेशन का हम देखते हैं कि ये एक तरह से एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं जीवन के सभी प्रारूपों को समाप्त किया जाता है, या मारा जा सकता है, या उसको निष्क्रिय किया जाता है। लेकिन ये मेनली केवल देखिए इंसानों के लिए नहीं होता, कई बार ये मेनली होता है कवक, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, इन सारी चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, और मोस्टली ये हॉस्पिटल में देखा होगा ये सब चीज़ किया जाता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस के चलते आप लोग देख रहे होंगे कि जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से वो भी एक स्टरलाइजेशन का एक जो है रूप है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आलू में मोजैक रोग किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।